Hi everyone, I am Tawqir Ahmed. Once again welcome back our YouTube channel Times Career. ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ऑप्टिक्स का डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन और लेक्चर नंबर 2 में लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज का स्टडी कर चुके हैं। प्रकाश और उसकी विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन का स्टडी करेंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिफ्लेक्शन, जो परावर्तन होता है, वो क्या होता है। कोई भी चीज जब किसी सरफेस से टकराकर पुनः उसी मीडियम में चला जाता है तो इस घटना को ही परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जब प्रकाश, किसी सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली प्रकाश किसी सरफेस से टकराकर पुनः उसी मीडियम में लौट जाती है तो इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश आ रही है और आने के बाद इस सरफेस पर जो बोर्ड देख रहे हैं आप, इसमें टकराती है और पुनः फिर उसी मीडियम में लौट जाती है। ऐसा तो नहीं होता है कि दीवार को छेद कर या बोर्ड को छेद कर एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। उसके लिए या तो ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। अब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, आइए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है, इसे हम लोग एम डैश मान लेते हैं और ये एक आने वाली किरण है, यानी प्लेन मिरर में आने वाली किरण है। तो मिरर में जो आने वाली किरण है उसे आपतित किरण कहा जाता है, उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, हिंदी में इसे आपतित किरण कहा जाता है। और यह आपतित किरण जैसे ही सरफेस पर आती है, टकराती है, पुनः सरफेस से फिर वापस लौट जाती है उसी मीडियम में। तो जब सरफेस से टकराकर लौट जाती है तो लौटने की घटना को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि सरफेस में आने वाली किरण को आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहा जाता है और सरफेस से टकराकर लौटने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहा जाता है। और जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है, यानी आपतन बिंदु कहा जाता है। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है और इसे इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सरफेस में आने वाली किरण को इंसिडेंट रे, सरफेस से लौटने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को नॉर्मल यानी अभिलंब कहा जाता है। अब है कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है और इसे आई द्वारा डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण कहा जाता है और इसे आर द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से हमारे सामने एक डायग्राम है जिसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे बातों का जिक्र किए हैं, जैसे एम डैश। तो ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, यानी वैसा मिरर जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन हो। जैसे ये बोर्ड बिल्कुल प्लेन है, जिसे हम लोग प्लेन मिरर कह सकते हैं। वैसे मिरर को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आगे चलकर हम लोग कनकेव और कन्वेक्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि सरफेस में आने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहा जाता है, सरफेस से लौटने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को नॉर्मल कहा जाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण कहा जाता है। अब है कि परावर्तन का कुछ नियम है जिसे हम लोग लॉ कहेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 2 है, ठीक है। पहला है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि आपतन कोण क्या है, आई, और परावर्तन कोण क्या है, आर। तो आई का जो वैल्यू है वो आर के हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना
चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे एवं नॉर्मल, ये तीनों जो है सरफेस के एक ही पॉइंट में होना चाहिए। यानी आप देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये जो सरफेस है प्लेन मिरर के एक ही बिंदु में स्थित होते हैं। तो ये दो पॉइंट नेसेसरी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एवं नॉर्मल सरफेस के एक ही बिंदु में होना चाहिए। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड छोटी छोटी बातें। अब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो सरफेस के आधार पर उसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रेगुलर, पहला जो होता है नंबर ए, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जिस रिफ्लेक्शन में, जिस परावर्तन की घटना में वो परावर्तन के नियम का पालन करता है। आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये सरफेस है, तो ये दोनों क्या है, आपतित किरण है और ये दोनों क्या है, परावर्तित किरण है। और ये क्या है, अभिलंब है। इसे N1 मान लिए, इसे N2 मान लिए। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपतित किरण है और ये दोनों क्या है, परावर्तित किरण है। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई का जो मान है वो आर के हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक इंसिडेंट रे आती है और फिर एक निश्चित एंगल के साथ, नॉर्मल के साथ बनाते हुए वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का सिंपल सा डिफिनेशन है कि वैसा रिफ्लेक्शन जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बी नंबर में इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे हिंदी में अनियमित परावर्तन कहा जाता है। आइए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए कि कोई सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस जो आप देख रहे हैं बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई किरण आई, वो ऐसे चला गया, दूसरी किरण आई, वो ऐसे चला गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये निश्चित यानी आपतन कोण जो है यहां पर वो परावर्तन कोण के क्या है, बराबर नहीं है। यानी वो एक निश्चित जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो परावर्तन का जो नियम है उसमें पालन नहीं करता है। आपतित किरण कहीं होता है, परावर्तित किरण कहीं होता है और नॉर्मल कहीं होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान अलग होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इसमें सब कुछ एक सिस्टमेटिक है। तो ये जो है परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है, जबकि ये परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो जो परावर्तन के नियम का पालन करता है उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है और जो परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। वैसे हम लोग दिन में 10 बार देखते ही हैं मिरर, बिल्कुल वो आपका प्लेन मिरर है जिसको आप रात दिन देखते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। और उसके अलावा कनकेव, उत्तल अवतल का भी यूज करते हैं, लेकिन जनरली लाइफ में उसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। तो यह जो है एक प्लेन मिरर है और यहां से एक ऑब्जेक्ट स्थित है, तो इसको पॉइंट O मान लिए और इसको हम लोग P मान लिए। तो OP जो है एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां से एक रे आ रही है, आपतित किरण, और दूसरा रे A है, ये भी आपतित किरण है। जी बिल्कुल स्ट्रेट होगा, आप लोग सीधा करेंगे। अब है कि यहां से ये लौटेगी, यह परावर्तित किरण है। इसे N1 मान लिए और इसे क्या मान लिए,
N2 मान के, ये अभिलंब है। अब है कि इसे हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, और इसे भी हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर P डैश प्राप्त होता है। ध्यान दो सबको। तो परावर्तित किरण को जैसे हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो पॉइंट P पर आके कटता है, और यहीं पर जो है ऑब्जेक्ट का इमेज का निर्माण होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो यहाँ पर हम लोग कहेंगे OP जो है वो ऑब्जेक्ट है, जिसको हम लोग वस्तु कहते हैं, जैसे हम हैं, ठीक है। तो हम हो गए OP, और उसका जो इमेज बना है वो OP डैश है, ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और हम बिल्कुल प्लेन मिरर के सामने क्या है, खड़ा है, बिल्कुल प्लेन मिरर के सामने, जैसे कि रात दिन हम यूज करते ही हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको सामने रखकर। तो OP ऑब्जेक्ट है और उसका जो इमेज है वो क्या है, P डैश है, ठीक है। तो इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल बनता है, यानी काल्पनिक बनता है, और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इमेज जो है वर्चुअल यानी काल्पनिक एंड इरेक्ट, सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा काल्पनिक एवं सीधा बनता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेन मिरर में, ध्यान दो मेरी बात को, ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका नेचर क्या होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आइए इसमें कुछ कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो क्या क्या निष्कर्ष है, आइए देखते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होता है। यानी आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप पीछे हटते जाते हैं आपका इमेज भी धीरे 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 दूर होते जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इमेज का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी OP का जो डिस्टेंस है वो OP डैश के क्या होता है, इक्वल होता है। सीधी सी बात है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब का दूरी हमेशा वस्तु के दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी जिस आकार का ऑब्जेक्ट होता है उसी आकार का उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर आप देख रहे हैं कि प्लेन मिरर में अगर मोटा ताजा है तो आपका चेहरा भी क्या दिखाता है, मोटा ताजा दिखाता है। अगर आप पतले दुबले हैं तो पतले दुबले दिखाते हैं। तो जो आप जैसे हैं उसी साइज का वो दिखाता है। अब ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं कुछ और दिखा रहा है कुछ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है हमेशा इमेज के साइज के क्या होता है, इक्वल होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। पॉइंट नंबर 3 है कि ऑब्जेक्ट और इमेज, यानी जो प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है, इमेज में, और जिस चीज का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच एक घटना घटता है जिसे लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। लैटरल इन्वर्सन। अब बोलिए सर ये क्या होता है लैटरल इन्वर्सन, ठीक है, इसको हिंदी में पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्व परिवर्तन। क्या होता है घटना, थोड़ा सा हम लोग भी जाने। एक्चुअली हम लोग को लगता है कि जो इमेज, यानी जो मिरर में, प्लेन मिरर में जो हम लोग इमेज देखते हैं, जैसे अगर हम इसे देख रहे हैं तो वो जो है बिल्कुल हम ही को देखता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरा पीछे वाला जो भाग है, हेड का जो पीछे वाला भाग है वो दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है, यानी अगर उसको हम हाई करते हैं तो वो भी हाई करता है, अगर उसको हम बाई करते हैं तो वो भी क्या करता है, बाई करता है। इसका मतलब है कि वो जो इमेज को है घुमा देता है, ठीक है, इमेज को क्या करता है, घुमा देता है। और जो जो ऑब्जेक्ट्स घटना करती है वो इमेज भी वहीं शो करता है, ठीक है, इंडिकेट्स करता है। तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है, लैटरल इन्वर्सन कहा जाता है। आइए इस पॉइंट से रिलेटेड एक छोटा सा कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही छोटा कहानी। स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसीलिए आप लोग इसको ऐसा नहीं कि काट कूट के देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि आप लोग को 100% समझ में आ जाए पूरा टॉपिक, ठीक है। किसी जंगल में एक शेर आ गया था।
और उसने रूटिंग तय किया, शेर जो जंगल के होते हैं उसने रूटिंग तय किया कि एक एक करके जानवर को आना है और मेरा भोजन बनना है, ठीक है। तो लिस्ट सबका बन गया, तो उनमें से लिस्ट जो है एक खरगोश का भी बन गया। तो दिन बीतते गया, दिन बीतते गया, खरगोश का दिन नज़दीक आते गया। खरगोश बहुत ही भयभीत था और उसके मन में एक डर बैठा हुआ था कि कब किस दिन मेरा दिन आएगा और हमको भी जाना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि खरगोश का भी दिन आ गया। अब खरगोश को शेर के वहाँ पर बिल में जाना पड़ेगा। तो अब बात उठ रही है ये कि वो क्या क्या सोचते गया और काफ़ी लेट होते गया। जाना था लगभग 10 बजे, लेकिन वो 1 बजे वहाँ पहुँचा। तो शेर बहुत गुस्साया कि बेवकूफ़ इतना लेट क्यों आया, ठीक है, क्या वजह है। बोला महाराज मत पूछिए, जैसे हम रास्ते में आ रहे थे तो एक दूसरा शेर आ गया और मुझे पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो जो शेर था, जो उस जंगल के राजा था, अरे एक शेर तो हम इस जंगल के राजा हैं, दूसरा भला कौन आ सकता है। बोला हाँ महाराज आप चल के देखिए। तो उसको ले गया और उसको एक कुआं के नज़दीक ले गया। बोला महाराज देखिए कि इसमें एक जो है शेर बैठा हुआ है जो आपसे भी बड़े हैं, ठीक है, वो और अपने आप को राजा कहता है। तो जैसे ही वो शेर देखा झांक के कुआं में, तो वहाँ कुआं में पानी भरा हुआ था, तो देखा कि उसका इमेज बन गया। बोला हाँ बात तो सही है, बिल्कुल एक शेर है। फिर क्या किया कि उसने हाथ दिखाया शेर, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है, पानी के अंदर, वो भी हाथ दिखा रहा है। ये जैसे ही दहाड़ा तो वो भी दहाड़ा। ये जैसे ही बोला कि आएंगे क्या, ठीक है, तो वहाँ से भी जो इको प्रतिध्वनि है वो भी बोला कि आएंगे क्या, और ये शेर क्या किया, छलांग मार दिया, ठीक है। और इस तरह से वो शेर डूब गया और जो बाकी जानवर था जंगल का वो बच गया। तो ये जो घटना था वो किस पर आधारित है, लैटरल इन्वर्सन होता है, ठीक है, पार्श्व परिवर्तन होता है। यानी जो जो ऑब्जेक्ट घटनाएं करती है वही प्रतिबिंब भी घटनाएं करती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 कि मान लीजिए कि ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या है, इमेज है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई नोट है मेरे सामने, मान लीजिए इसको मिरर मान लीजिए आप, और किसी चीज का इसमें इमेज बन रहा है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर की ओर आता है, अगर भी वेग से आता है, अगर ऑब्जेक्ट अगर भी वेग से आता है किधर की ओर, मिरर की ओर, तो उसका जो इमेज है वो मिरर की ओर 2v से आता हुआ प्रतीत होता है। इमेज का जो स्पीड होगा वो ऑब्जेक्ट का कितना गुना हो जाएगा, 2v गुना हो जाएगा। यानी अगर ये 10 से चलता है तो वो उधर से कितना आएगा, 20 से के स्पीड से आएगा, ठीक है। अगला है, अगर आपतित किरण को कांस्टेंट रखते हुए, ये जो आपतित किरण है कांस्टेंट रखते हुए अगर दर्पण को, ठीक है, अगर मिरर को अगर थीटा एंगल से अगर घुमाया जाए, ऐसे ऐसे घुमाया जाए थीटा कोण से, तो परावर्तित जो ये है, ठीक है, किरण वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा। किसको कांस्टेंट रखते हुए, आपतित किरण को अगर कांस्टेंट रखते हुए अगर इस मिरर को अगर थीटा एंगल से घुमाया जाए, धीरे धीरे ऐसे अगर घुमाया जाए, तो परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा एंगल से घूमेगा। अगला पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि 2 प्लेन मिरर है, आप सैलून का दुकान जाते हैं और देखते हैं कि पीछे एक मिरर लगा हुआ रहता है और आप देखते हैं कि बहुत सारा इमेज बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो घटना है वो प्लेन मिरर के कारण ही होता है। तो उसमें जो प्रतिबिंब की संख्या निकाला जाता है, नंबर ऑफ इमेज जो निकाला जाता है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि 360/थीटा -1 होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 2 प्लेन मिरर को 90 एंगल पर झुकाया हुआ है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो देन नंबर ऑफ इमेज, तो 360/90 -1, तो 9 चौके 36, तो 4 में 1 जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा। तो इमेज की जो संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इमेज बन जाएगा। अब है कि सर अगर पॉइंट में वैल्यू आए, मान लीजिए कि 3.4 आ जाए, 3.4 आ जाए, तो वहाँ पर जो इमेज मान लिया जाता है वो अगला संख्या को मान लिया जाता है, ठीक है। अगर दोनों, अगर आप देख रहे हैं सैलून में, अगर दोनों अगर मिरर बिल्कुल पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है,
ठीक है, बिल्कुल अगर पैरेलल है तो उसमें जो इमेज की संख्या होगा वो इन्फिनाइट होगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर दोनों मिरर यानी प्लेन मिरर अगर पैरेलल डायरेक्शन में हो तो उनके बीच जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो इन्फिनाइट होगा। ठीक है, अगला है कि प्लेन मिरर का जो फोकस दूरी होता है, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, इसलिए इस बात को नोट कीजिए कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ फोकस दूरी होता है वो इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में हम लोग।